पाकिस्तान से ये बातें आती थी, कोई उसका कोई मिनिस्टर है कि हम 1.25 किलो का हमारे पास बॉम्ब है, हम मार देंगे तो हिंदू मर जाएंगे, मुस्लिम बच जाएंगे। तो ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, न्यूक्लियर रेटरिक है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब जाकर किसी बच्चे से, मौलवी से पूछे, कट्टर मौलवी से, धमाका कर देंगे। धमाका क्या कर दोगे? धमाका, आपको हिम्मत है धमाका करने? भारत पे किसी तरीके का इम्पैक्ट? भारत एक आज में उभरता हुआ शक्ति है। पाकिस्तान को अमेरिका बनाता है, चाइना बनाता है। अभी ये क्या है, जब आप कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने, आप वो दूसरों को लड़वाता है और ये अपना राइज करता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगता है पागल की तरह काम कर रहे हैं। उनकी जो डेट है वो 37 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका कैसे सुपर पावर बना या चाइना कैसे बना, आप अपने हित के लिए काम करें, ये सब रास्ते में रहेंगे। क्या उसकी हैसियत है? आज बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो दुनिया की कहें सबसे बड़ी खबरों में से एक होगी तो गलत नहीं होगा। ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ रहा है और क्या भारत इससे अफेक्ट होगा या हो रहा है। ये सब तमाम बातें हैं या सवाल हैं जिनके जवाब जानने थोड़े ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे पॉडकास्ट में आए हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट बातें अनलिमिटेड में। तो सबसे पहले आगे हम भारत पर भी इस पर चर्चा करेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, लेकिन पहले ये जानना चाहूंगी कि ईरान और इजराइल के बीच में ही आखिर जंग शुरू क्यों हुई, रीजन क्या है, क्या इसकी रूट्स हैं? जैन टू यू एंड जैन टू योर व्यूअर्स। ये जो आप देख रही हैं इजराइल एंड ईरान के ऊपर में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी जो शेप लिया हुआ है, जो कि एक्चुअली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ टेकन अप अर्लियर, इट वाज अ शैडो वॉर, नाउ अभी आर्म कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें आपको थोड़ा हिस्ट्री में स्लाइटली समझने की ज़रूरत होगी और थोड़ा पीछे चलते हैं। 1948 में इजराइल बना, हमें पता ही है। उसके बाद ईरान वाज बिफोर दैट, बट जो इनके बीच के संबंध थे 1948 में बनने के बाद 1953 में ईरान के अंदर में एक रेवोल्यूशन आती है एंड साफ ईरान कम्स अप। बिफोर दैट वो एक रेडिकलाइज्ड ही तरीके का वहाँ पर रिजीम था। तो रिजीम चेंज 1953 में हुआ, साफ ईरान आए। साफ ईरान अमेरिका एंड वेस्टर्न पावर के थ्रू आए थे, उसमें इजराइल का भी बड़ा हाथ था एंड एवरीथिंग चेंज। साफ ईरान वाज ए ओपन एंड बड़ी अच्छी मित्रता थी इजराइल, अमेरिका और साफ ईरान। 1953 की बात कर रहे हैं एंड इट कैरिड ऑन टिल 1979। अयतुल्ला खमेनी आए जो कि एक रेडिकलाइज्ड एक वहाँ पर, और वो कू के बाद आए। तो ये जो 25 साल का समय है, ये बड़ा उनका बहुत, उनके एम्बेसीज थे, अमेरिकन एम्बेसीज थे एंड इट वाज अ वेरी ओपन सोसाइटी। जो ईरान की आज की बात होती है तो वही 53 से लेकर 1973 की बात होती है। एब्सोल्युटली ए वाइब्रेंट सोसाइटी, वेरी क्लोज टू इजराइल। इजराइल का एम्बेसी वहाँ हुआ करता था। जब शाह ऑफ ईरान को वहाँ पर एक रेवोल्यूशन कहते हैं, इट इज़ द जो रेवोल्यूशन आई 19 एंड इट इज़ अ इस्लामिक 1979 एंड ईरान, इट इज़ कॉल्ड प्री इस्लामिक पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड एंड पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड। तो एवरीथिंग चेंज व्हेन अयतुल्ला खमेनी आए। अभी तो अयतुल्ला अल खमेनी है सेकंड, फर्स्ट। सो ही वाज वेरी रेडिकलाइज्ड एंड वहाँ पर आपका पूरा वेस्ट एशिया में दो डिवाइड है। एक डिवाइड है, उसको शिया सुन्नी तो ही है, शिया है ईरान, सुन्नी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा एक पर्शिया एंड अरब डिवाइड है। दे आर पर्शियन पीपल, जो पर्शियन गल्फ है उसके ऊपर का इलाका है। ईरान इज़ अ वेरी, और हमारा भारत का उस समय का संबंध उनके साथ में था। बहुत हमारी सभ्यता में बहुत ईरान से ही आई है, ईरान सब चीज़ आई है, सब चीज़ ईरान से। बहुत ईरानियन कारपेट, जो भी बात कीजिएगा, ईरानियन हमारी सभ्यताएं, ईरान के खाने हमारे पास आए हैं, ईरान की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्ट फॉर्म हमारे पास। मतलब हमारा पुराना दोस्त ईरान, भारत का पुराना दोस्त कहें तो ईरान से ज़्यादा पुरानी दोस्ती है रेदर देन इजराइल। 1948 में जब इजराइल बना तो भारत ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बिकॉज वहाँ पर जो बेसिकली यहूदी और फ़लस्तीन, जो इजराइल एंड फ़लस्तीन की ये थी, तो भारत उस समय तटस्थ था, एब्सोल्युटली तटस्थ था।
बट 1979 के पहले की 53 से लेकर जब वो वाइब्रेंट हुआ तो उस समय हमारी सभ्यता, क्योंकि वहाँ पर फैशन जो आज आप सुनते हैं हॉलीवुड, उससे भी ज़्यादा था ईरान में, ओपननेस एंड ऑल दोस थिंग एंड इक्वल राइट एंड ऑल दोस थिंग। मगर ये जो आया वहाँ कट्टरता, और जब आयतुल्लाह ख़मेनी साहब आए, पूरी की पूरी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो लेकर आए इस्लाम का जो जिहादी स्वरूप, वो लेके चला, और वो अभी भी चल रहा है, और वो एक क्लोज सोसाइटी हो गई। तो इसमें आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। 1979 में जब वो आए तो उन्होंने कहा डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी 1979 में जब वो कू हुआ, इस्लामिक कू हुई, तो उन्होंने पूरे एम्बेसी को, स्टाफ को पकड़ लिया था बहुत लंबे समय, 3-4 महीने रखा। 250 से भी ज़्यादा अमेरिकन उनके बंधक थे, और इजरायली तो वहाँ से निकल चुके थे। मगर उसके बाद उन्होंने इजराइल की एम्बेसी को, उन्होंने फ़लस्तीन PLO को दे दी थी, और अमेरिका को भी वहाँ से निकलना पड़ा। तो वो उसकी कहानी है। और ये उनकी कट्टरता इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने कहा कि हम एनीथिंग डेड टू इजराइल, हम इजराइल को देखना ही नहीं चाहते, यहूदियों को देखना ही नहीं चाहते, और इसी तरह अमेरिका को नहीं देखना चाहते हैं यहाँ। और वो जो डिवाइड है इतनी ज़्यादा है, क्योंकि अरब कंट्री है, आप देखिए नीचे से, यदि आप ईरान को ऐसे देखते हैं तो नीचे से आप देखिए ओमान है, जो पर्शियन गल्फ की बात है, उसके बाद UAE आता है, उसके बाद आपका बहरीन आता है, कतर आता है, और ऊपर में कुवैत चली जाती है, उसके बाद इराक है, तो और उससे सऊदी अरेबिया का हिस्सा है। तो ये जो डिवाइड है, और जितना इंक्लूडिंग जो जॉर्डन है, जहाँ फ़लस्तीनियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जब वहाँ से निकले फ़लस्तीन में, जब उनका स्पेशल 1948 के बाद, और काफ़ी वॉर हुआ, 6 डेज़ की वार को बहुत माना जाता है, क्योंकि उसी समय इसराइल जो था वो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन गया था। 67 में उसने, वो अभी भी डिक्लेयर नहीं किया कि हम NPT साइन किया ही नहीं है। NPT तो भारत ने भी नहीं साइन किया है। हाँ, तो NPT का वो डिफरेंट स्टोरी है। नॉन प्रोलिफरेशन, CTBT को नहीं साइन करना इज अ डिफरेंट इशू, बट ही बिकेम बट अनडिक्लेयर्ड, अभी भी उसने डिक्लेयर नहीं किया है कि हमारे पास में है, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी को वो रखते हैं कि हाँ, सबको पता है कि हमारे पास है, और अभी भी उनकी संख्या कितनी है, कितने डीप इनसाइड एंड नो वन नोस, उनकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो उसका मेन कारण है जो कट्टरता है, जो डिवाइड है। और जब शुरू में जब साफ ईरान आए थे 1953 में, तो उनका ये मानना था कि यदि हम इजराइल से अच्छा संबंध रखेंगे तो अरब से भी, अरब वाले देशों से हमारी और बहुत अच्छी इनकी, मगर उनका उल्टा हुआ। जब आयतुल्लाह ख़मेनी साहब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान विल बी अ पावर and it will be Shia power, it will be a power which has got Persian पकड़ होगी, और वही डिवाइड है, वही डिवाइड का इतना लंबे समय से ये चल रहा है। तो उसके का मेन जड़ ये है। तो कोल्ड वॉर पहले से ही चल रहा था, और अब वो खुले में आ चुका है। 1979 में तो ओपन वॉर था, पर उन्होंने कभी भी, जब हम इजराइल को देखते हैं कि इसके बाद क्यों उसको डायरेक्ट अमेरिका के साथ उसका ज़्यादा था, अमेरिका पीछे हट गया क्योंकि इजराइल को उसने अपना फ्रंटलाइन स्टेट बना लिया वेस्ट एशिया में। और ख़ास करके आप देखिएगा रेखा, इस हिस्टोरिकल एविडेंस में, जब आप देखिए फर्स्ट टर्म में आए डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि हम वही रियलिटी आज के दिन में, डोनाल्ड ट्रंप साहब फर्स्ट टर्म्स में आए जब उन्होंने, तो 2015 में के पहले ईरान ने NPT पे साइन किया था, और ये NPT 1968 में साइन हुआ है। 1968 में साफ ईरान नहीं थे उस समय, जो ईरान की 1967 में, आपको होगा 1968 में जनवरी में NPT आई है। और क्योंकि, और इंडिया भी नहीं साइन करता, क्योंकि वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया। जिसके पास हथियार है, भारत के पास भी हथियार नहीं था, न्यूक्लियर हथियार, और जिनके पास है, कोई इसको पॉलीफ्रेट नहीं करेगा। जो वेपन है जिनके पास में है उनके पास रहेगा, और जिनके पास नहीं है नहीं रहेगा। और भारत ने भी इसलिए करके NPT को नहीं, बट ईरान ने इसको ज्वाइन कर लिया 98 में, उसने ज्वाइन किया कि हम नॉन प्रोलिफरेशंस करेंगे, हम नहीं बनाएंगे हथियार। यदि हम न्यूक्लियर, उसकी एम्बिशन तो रही है न्यूक्लियर, मगर वो कहता है कि हम न्यूक्लियर सिर्फ पर्पस से बनाएंगे। इजराइल ने साइन नहीं किया है और US उसका साथ दे रहा है, जबकि US
यहाँ पर ईरान की तरफ होना चाहिए था बेसिकली, अगर देखा जाए, क्योंकि ईरान ने तो एनपीटी साइन किया हुआ है, अगर वो बना भी रहा है तो उस पर्पस के लिए नहीं बना रहा है जिन्होंने देखिए नहीं किया ये हुआ। एनपीटी भारत ने नहीं साइन किया, फिर मैं आपको अंडरस्कोर करता हूँ, भारत ने सीटीबीटी भी नहीं साइन किया, ये बट दो बार। यूएस अपना हित साध रहा है ना यहाँ पे। यू- इराक के साथ जो हुआ था कहीं ना कहीं वो ईरान के साथ भी यू- सद्दाम हुसैन वाला देखिए एनपीटी का खामैनी जब साहब ये के साथ। लेकर आए ना, 1 जनवरी 1968 में आई है एनपीटी। हम्म। उस समय ये अमेरिका और जितने भी पावर थे, उसमें यूके भी है, उसमें कनाडा भी है और यूरोपियन चाइना कंट्री, भी है। जो 5 हैं हम्म। कि जिनके पास न्यूक्लियर नो हाउ है, हाँ। वो तो न्यूक्लियर कर सकते हैं प्रोलिफरेशन, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब कब गिराया गया, 1945 में, जब हिरोशिमा नागासाकी में गिराया था अमेरिका ने। तो भारत ने उसको, तो इजराइल भी कहता है इसराइल के लिए था सबसे अच्छा है कि हम क्यों करें साइन, जब हमारे पास है ही है, पर वो नहीं करता, भारत नहीं करता, हमारे पास हथियार है। सीटीबीटी तो हमने साइन नहीं किया, हमने न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद, न्यूक्लियर हथियार आने के बाद एनपीटी नहीं कर रहे। तो ये कोई डिवाइड नहीं है, अमेरिका भी जानता है, क्योंकि ये सूडो चीज है, एनपीटी सीटीबीटी दीज आर ऑल, सब लोग इससे निकल जाते हैं। जिसको अभी अमेरिका ने टेस्ट किया, रशिया ने टेस्ट किया, चाइना टेस्ट कर रहा है, सीटीबीटी सब साइन किए हुए हैं, उन्हीं का है ये। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, और ये सब करते हैं, लैब में करते हैं, क्योंकि इनकी जो आप कर रहे हैं सब जगह चल रहा है। तो ये जो सूडोइज्म है, वर्ल्ड को दो तरह से डिवाइड करना, ये कोई तथ्य नहीं, इसका कोई तथ्य नहीं है। और ईरान का भी ये तथ्य नहीं, वो कहेगा ठीक है हम साइन किए, मगर वो साइन हुआ है 68 में, वो उसकी बात कल की है। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान अभी भी एनपीटी को मानता है कि हम पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, हमारे पास हथियार नहीं होगा। वो भी गेम सीख गए ना खेलना, ये गेम्स, दीज आर गेम्स, ये गेम्स हो रहा है। तो अभी जो ये 12 दिनों तक दोनों के बीच में युद्ध चला था, युद्ध वाली स्थिति हुई थी, शांत हो गई है, तो ये आगे शांत रहने वाला है? फिलहाल की सिचुएशन क्या है इन दोनों कंट्रीज की? देखिए शांत तो नहीं होगा, दीज आर, आपको एक चीज ये लिख लीजिए, अंडरस्कोर कीजिए कि वर्ड है, इट इज फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है फ्रीज किया हुआ है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का, वो कभी भी इरप्ट हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर फिर इरप्ट हो गया, कल कुछ होगा तो फिर से इरप्ट हो जाए। दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट विच लोग समझते नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी है। वो कहता है डेथ टू इजराइल, हम इजराइल के अस्तित्व को मानते ही नहीं। वो कहते हैं हम पैलेस्टीनियन को लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं, ईरान चाहता है कि हम सिया वर्ल्ड का, हमारा एक मुस्लिम वर्ल्ड का डोमिनेशन हो। हम सबको पता है 57-58 देश हैं, मुस्लिम्स हैं, उसके अंदर में वो कहते हैं हमारा डोमिनेशन हो, और उसके पास में यदि न्यूक्लियर हथियार आ जाए तो ये जियो पॉलिटिकल गेम का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी गेम को प्ले करते हैं जिसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। कॉन्फ्लिक्ट में जब न्यूक्लियर एक्सचेंज के पहले काइनेटिक एक्सचेंज होता है। आपने जो देखा 12 दिन की जो लड़ाई की आप बात कर रही हैं, जो कि देखिए उसके दो नाम हैं, एक तो उन्होंने राइजिंग लायन दिया था, हाँ, ये 13 जून को जब लॉन्च किया तो इजराइल ने राइजिंग दिया। इनका है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी 3, 2 बार तो उन्होंने इजराइल में पहले किया था, प्रॉस्पेरिटी 1 और 2, उसी का एक्सटेंशन है कि भाई हम आप करोगे। ये जो 13 दिन की वॉर हुई है, इन्होंने अभी तो नया दे दिया, जैसे इन्होंने ऑपरेशन, वो शायद बदलना चाह रहे हैं, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी 3 की जगह में प्रॉस्पेरिटी 1-2 तो उन्होंने चलाया ही था, जो जिसमें ईरान ने बस वेरी एग्रेसिव थ्रू हिज प्रॉक्सीज, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हिजबुल्ला, हूती, हमास, उसके थ्रू, तो बाई प्रॉक्सी, जैसे पाकिस्तान थ्रू प्रॉक्सी इंडिया को घेरना चाहता है, उसके लिए भी वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आप कह लीजिए, चाहे लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैसे वो उसने नाम दे दिया, और उसने IRGC से और कौन सा से, देखिए जब 1979 में अयतुल्ला खमेनी साहब ने पावर लिया, तो एक ऐसा देश है ईरान, उसने एक जो वहाँ की सत्ता के लिए उन्होंने एक IRGC बनाई, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, गार्ड कोर है, वो वहाँ की मिलिट्री अलग है, ये अलग है, मगर ये मोर पावरफुल है, ये उसकी आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उसके अंदर में है। तो वो उन्होंने बनाया, और उन्होंने उसका एक कुड फोर्सेस है, कुड, जिसमें आपने कासिम सुलेमानी का नाम सुना था, जो 2020 में मारे गए थे। तो और वो उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, और जितने भी पहले तो सिया जितने मुल्क हैं, जैसे लेबनान में जो सियास, हिजबुल्लाह सियास हैं, कतब
जो हिजबुल्लाह है वो इज़राइल के इराक के ऊपर नॉर्थ में वो हैं। उसी तरह सीरिया में कुछ फोर्सेस थे जो सियाइस थे। यमन पूरा का पूरा सियाइट है, सिया मुल्क है, मगर जो हमास है वो सुन्नी है। तो इन्होंने वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना करके सोचा कि इजराइल को हम पकड़ लेंगे। और क्यों उन्होंने किया, अब आप देखिए, आप ट्रांस अटलांटिक एरिया को देखिए। यदि आप देखती हैं ना, अटलांटिक में हम कहते हैं रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो ट्रांस अटलांटिक कहलाती है, जिसमें यूरोप है और इसमें एशिया पैसिफिक है। तो एशिया यूरेशिया के अंदर में जो, तो वहाँ वॉर चली थी, वो 2022 से चल रही है, फरवरी से। वो वहाँ से शिफ्ट करके मेडिटेरियन में आती है। अब आप बताइए, इन्होंने यूज़ किसको किया? हमास को यूज़ किया। 7 अक्टूबर 2023 को जो उन्होंने इजराइल के अंदर में हुआ था, अब आप देखिए वो गाजा से ही अटैक आई थी। तो उनका उस समय भी, अब तो ये आ रहा है कि उनका जो मेन एम था कि वहाँ पर ही आपका नेगेव डेजर्ट्स हैं जहाँ पर इजराइल का न्यूक्लियर, तो मेन एम उनका वो था। ठीक है, उन्होंने कत्लोगारत किया, वहाँ से 250 से भी ज़्यादा लोगों को ले गए और जिस तरह से और वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। गाजा का तो पूरी तबाही हो चुकी है हमास की, मगर वो तो आपको सुन्नी है, वो सिया नहीं है, सियाइट नहीं है। मगर उन्होंने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई, तो ये उसी तरह पाकिस्तान का आप ले लीजिए, तब भारतीयों को समझ में आएगा जो और इन्होंने सीखा कहाँ से? इन्होंने सीखा पाकिस्तान से। पाकिस्तान डायरेक्ट आपसे लड़ता नहीं है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी है। वो चाहते हैं, स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट क्या है जो जब हक ने शुरू किया था, इंडिया को ख़त्म कर दीजिए। वो चीज़ जो हमारे साथ करते हैं, उसके लिए उन्होंने 3 बड़े जो जिनको कहते हैं तंजीमें, जिसको हम तंजीमें कहते हैं, जो है आपका जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा, ये जो अभी आपने देखा भावलपुर में मरकज सुबहान अल्लाह को ख़त्म किया गया, आपने देखा होगा ना, उसमें जो फायरिंग हुई है, या जो मरकज है उसका तोयबा का जो मुरिदके में, ये दोनों के सेंटर हैं वहाँ पर। तो उसी तरह उनके सेंटर्स हैं, लेबनान में होता था, सीरिया में होता था। सीरिया में इतनी पकड़ थी इजराइल की और IRGC की, कुर्द फोर्सेस की, और यमन में, क्योंकि ये उनके एक्सटेंडेड आर्म है, जैसे एकदम सेम रिप्लिका है, इंडिया का रिप्लिका वहाँ है। तो ये लेकिन सर मैं यहाँ पे, जैसे इजराइल ने यहाँ पर शुरुआत की बॉम्बिंग की ईरान पर, और ये कहकर कि भाई उसके जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पर उनको निशाना बनाया गया है। तो जो डिस्टेंस है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट, 1300 से 1400 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। इस बीच में कई सारी जो कंट्रीज है उनके एयर स्पेस आते हैं, तो उनको भी खबर नहीं लगी कि इजराइल इस तरीके का कोई स्टेप उठाने वाला, उन्हीं का एयर स्पेस यूज करते हुए उसने ईरान पर बॉम्बिंग कर दी। देखिए रेखा, ये तो देखिए, यदि आप 2023 से देखेंगे, देखिएगा ना, उसी का एक्सटेंशन है ये। कोई ऐसा नहीं कि लड़ाई नया शुरू हो गया। तब क्या कर रहा था इजराइल ने? तो हमास के ऊपर में गाजा में किया, फिर उसने वेस्ट बैंक में किया, फिर उसने लेबनान में किया, पूरा हिजबुल्लाह को मारा, उसके बाद मारा, वहाँ पर सत्ता बदली गई है। उसी तरह सीरिया में पूरे इजराइल, तो इतने बड़े इलाके, जॉर्डन तो अमेरिका के साथ में है, क्योंकि अमेरिका का 9 एयर बेसिस है इस इलाके में। यदि आप लेंगे तो यदि UAE में लीजिए, कतर में लीजिए, बहरीन में लीजिए, सऊदी अरेबिया में लीजिए, उसके बाद कुवैत में लीजिए, उसके बाद इराक में उसकी एयरबेस है, उसकी सीरिया में एयरबेस 9, अब तो 19 एयरबेसेस है, और एक सीक्रेट बेस और वो सऊदी अरेबिया में बना रहा है। तो उसकी पकड़ तो, और ये जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, एक बीच में बात खत्म हो गई, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने की चेष्टा की, 2016 से ही प्लानिंग था, उसके पहले बराक ओबामा होते थे, उन्होंने कहा था कि हम निकल जाएंगे यहाँ से, और वो निकल गए। 2021 में निकले हैं वहाँ से, 2021 में आपने सुना ही होगा, अफगानिस्तान छोड़ के चले गए। जो 20 साल तक वहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतने हथियार लेके गए, और उनका एस्टैब्लिशमेंट वहाँ से निकले। क्यों? उनको ऐसा लगा कि हमको यहाँ वेस्ट, जो मिडिल ईस्ट में हम इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं, यहाँ से निकल के हमको इंडो पैसिफिक में जाना चाहिए, जो कि चाइना बहुत तेज़ी से आ रहा था। ताइवान का आप सुनती होंगी, जो 9 डैश लाइन है, या जापान, ये जो इलाका है, हमें यहाँ से निकल के यहाँ जाए। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसकी स्ट्रैटेजी की बात नहीं होती, बहुतों को पता भी नहीं हो क्या स्ट्रैटेजी। अमेरिका ने एक बनाया स्ट्रैटेजी, इसको अबव द होराइजन, माने होराइजन क्षितिज को कहते हैं, अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी। हम कहीं डिप्लॉय नहीं करेंगे, कहीं पर हम अपना बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, मगर हम ऊपर से, यही है, और यही ये लड़ाई हो रही है।
यहाँ पर आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, इंटरवेंशन नहीं होगा, मगर आप मिसाइल मारिए, आप एयरफोर्स से आइए, आप उनको करेंगे, मगर वो आप उसको क्षति कर सकते हैं, मगर उसको आप उसको कैप्चर, इराक में उन्होंने बूट डाला था, बूट्स ऑन ग्राउंड हम नहीं चाहते हैं। उसी तरह अभी वहाँ पर 40,000 का जमावड़ा है, मगर वो करेंगे नहीं, वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अबब दोहराई, तो उनको वहाँ से हट के आना पड़ा, उनको वहाँ से पुल आउट करना पड़ा। और अभी जो 40,000 50,000 ट्रुप उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है 19 बेसेस के अंदर में, इंक्लूडिंग उनके 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो अमेरिका का दैट यू विल से कि इट्स फेल्ड, या इट इज फेल्ड टू दैट, उसमें चाइना इज सक्सेसफुल टू पुल इट बैक टू वेस्ट एज। और उन्होंने, ये चाइना के कहने से हुआ है, रशिया तो उधर बिजी है, मगर उसके साथ भी बोला हाँ जो करना करिए। और उन्होंने ईरान को फ्रंटलाइन, पाकिस्तान को बनाता है, पाकिस्तान को अमेरिका बनाता है, चाइना बनाता है। अभी ये क्या है, जब आप कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने आप वो दूसरों को लड़वाता है, और ये अपना राइज करता जा रहा है, अपने शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, और वो करेगा वहाँ। इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, दुनिया पर किस तरीके का असर यहाँ पर नजर आ रहा है या आ सकता है आने वाले टाइम पे? देखिए, दुनिया के अंदर तो वर्ल्ड इज एट वॉर, ये आप समझिए। 21वीं हर एक सदी में, 19वीं सदी को लीजिएगा, 20वीं सदी को लीजिएगा, फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट क्वार्टर से भी तो 20वीं सदी में आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 1945 तक चला गया था, आधे समय तक वॉर होता है, फिर जियोपॉलिटिकल। तो ये जियोपॉलिटिकल का हिस्सा है। 19वीं सदी को ले लीजिए, और ये कोई दूसरी सदी नहीं है, 21वीं सदी। 21वीं सदी कहा जाता था, ये जियोपॉलिटिकल जिसको अंडरस्टैंडिंग है, 21वीं सदी एशिया की सदी है, ये जिसमें भारत है, चाइना है, इसकी राइज हो रही है। आपने सुना होगा, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं गोल्डमैन सैक के, ठीक है, हाँ, जिम नॉन, उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था, जो ब्रिक आप देख रहे हैं जो गए हैं, कि 4 कंट्री है, जिसमें ब्राज़ील है, इंडिया है, रशिया एंड चाइना है। ये 4 कंट्री व्हेन दे विल ज्वाइन द हैंड दे विल क्रॉस G7, उससे भी आगे निकल जाएंगे इनकी अर्थव्यवस्था। तो आज के दिन प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया इन 2050 तक, मेरा भी ये मानना है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन। तो हम यदि चलते रहे, ज़्यादा चीज़ नहीं फंसे, जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर किया, अपना मिलिट्री एम खत्म किया, हम वहाँ से क्योंकि एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उससे कैसे निकल जाते हैं, एंड फिर आप इसको ओपन एंडेड एंड डिटरेंस बनाए रखते, तो भारत एकदम सक्सेसफुल है। यदि हम अपने को इस तरह से करेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। भारत की बात कर रहे हैं आप, भारत पे किसी तरीके का इम्पैक्ट, क्योंकि इजराइल के साथ भी हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कई सारे हैं, ईरान से भी हम मतलब वहाँ पर एक्सपोर्ट तेल का काम हो गया, एनर्जी से रिलेटेड काम काफ़ी उधर से भी होता है। तो किस तरीके से यहाँ पर भारत अपने आप को बैलेंस कर रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, न्यूट्रल जो अपने आप को रख रहा है, क्या वो स्ट्रैटेजी काम आ रही है? देखिए, ये कहना आपका कि भारत न्यूट्रल, भारत इज नेवर न्यूट्रल। भारत एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, न्यूट्रल पहले कहते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन, नॉन अलाइनमेंट, ये सब बात पहले होती थी कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं। हम आज सबके साथ अलाइन हैं, मगर भारत के अपने जो चीज़ें हैं उसको करते हुए आपको नहीं लगेगा कि हम आपके अगेंस्ट में हैं। तो ये कहना कि हम किसी के साथ बैलेंस, हम कोई बैलेंसिंग नहीं कर रहे। इजराइल के साथ ज़्यादा दोस्ती है, हम तो इजराइल से पूरा सामान ले रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर में वहाँ से आया सामान हम दे रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बोलना अच्छा नहीं होगा, जनरली कोई नहीं बोलेगा, डिप्लोमेटिकली नहीं बोलेगा, मगर हमें समझना चाहिए हम लोगों को दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक चीज़ कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि इजराइल के साथ, देखिए, हम जब किसी चीज़ को एक तरफा लेते हैं, जब इजराइल को ज़रूरत है तो भारत देता है। भारत इंटरडिपेंडेंस कहलाता है कि उनके कोई चीज़ भारत के साथ, हमारे कारगिल वॉर में इजराइल ने जितना मदद किया किसी ने नहीं किया। मैं तो लड़ाई के अंदर था। उसी तरह इवन नाउ इजराइल जिस तरह से हमें मदद कर रहा है कटिंग एज टेक्नोलॉजी से, हम उसको दे रहे हैं। तो दीज आर गिव एंड टेक, वो तो चलता रहे। देखिए, ईरान के साथ क्या है, ईरान के साथ हमारे संबंध तो अच्छे थे, मगर ये कोई लिखित नहीं होता। मोदी जी आए 2014 में, 16 में वो ईरान गए थे। ईरान में अयतुल्ला खुमैनी, अल खुमैनी जो अभी हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर, तो उनके साथ उनकी बैठक थी, और उन्होंने वहाँ पर वर्ड यूज़ किया था दोस्त, हम दोस्त हैं। और वहाँ पर दोस्ती कहते हैं कि वी आर द वेरी क्लोज, हमारा अपना हिस्टोरिकल है ये। मगर वो 2016 में जैसे मोदी जी आए, उसके 3 महीने बाद उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, और ये नहीं ईरान की पार्लियामेंट में,
कि उसको इलीगल ऑक्यूपेशन, यही अयतुल्ला खोमेनी, और उसके बाद 2 बार उन्होंने ये उठाई। भारत ने उसके जवाब में, क्योंकि उस समय हम तेल उससे सबसे ज्यादा 30% से ज्यादा तेल लेते, हमने तेल आज के दिन में एक तेल ईरान भी तो रुपए में हमको देता है ना, देता था, डॉलर्स में वो करता था। क्या होता है, मगर आप देश के अगेंस्ट आप डॉलर से 4 रुपए कमा लेंगे और आपके घर को बोल रहा है तोड़ने की बात पाकिस्तान के साथ मिल करके, तो ये कोई बनियागिरी नहीं होती। भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, आज के दिन में एक बूंद तेल नहीं आती वहां से, पर चाबहार पोर्ट है, हमने लिया हुआ क्योंकि उसको जरूरत है, वो हिल नहीं सकता भारत। ये इसके दौरान ईरान ने केवल भारत के प्लेन को उतरने दिया वहां से लोगों को निकालने के लिए, और किसी के प्लेन नहीं उतरी है वर्ल्ड के। तो ये होती है आपके, यदि आपके पास डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंड जियोस्टैटिकल पावर है। ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर में खड़ा नहीं हो सकता, पर्शियन गल्फ में हिल नहीं सकता। जो ये आप देखती हैं ना, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर देंगे, इंडिया दी यहाँ का डोमिनेंट प्लेयर है, जो इंडियन ओशन रीजन में मैरिटाइम डोमेन में चाइना भी नहीं आ सकता उसके मदद के लिए। इंडिया, इसलिए अमेरिका भी हमारे साथ आता है और हमारी मैरिटाइम पावर बढ़ रही है। तो हमें ये नहीं डरा के काम करना है, मगर आपको अपनी ताकत का एहसास देना पड़ेगा। वो हमने उनसे तेल नहीं ले रहे हैं अभी, यानी कोई कहता है ना, अमेरिका के कहने से डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने पहले टर्म से नहीं ले रहे हैं, 2016 से नहीं ले रहे हैं, 17 के बाद नहीं ले रहे हैं तेल, एक बूंद तेल नहीं आती, हम रशिया से ले रहे हैं, तो हम वेनेजुएला से ले लेंगे। तो ईरान यदि, और वो पाकिस्तान के साथ क्यों, मोदी जी के जाने के बाद हमने सोचा कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर में हमारा है, इजराइल के साथ दोस्ती है, ठीक है, वो तो मतलब भी कोई जियोपॉलिटिकल डिलेमा फेस नहीं हो रहा है डिफेंस या स्ट्रैटेजिक इंडिया के लिए। और हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये जो आप पॉडकास्ट कर रही हैं, ये माध्यम से ये समझिए, हार्ड फैक्ट बहुत लोग नहीं बोलेंगे, बोले हाँ बड़ा दोस्ती, क्या दोस्ती है, 8.7 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, वहां के ज्यादा लोग हमारे साथ में लोग, मगर वहां की जो रिजीम है, जो कट्टर रिजीम है, जो आतंकवाद फैला रही है वेस्ट एशिया में, उसी तरह पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रही है, उसमें हम कैसे साथ देंगे उसको? यदि हम उसको साथ दे दें कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, वहां पर तो हम एकदम स्ट्रेट खड़े हैं। तो आपको ऐसे देखिए, ये चीजें आप सीखिए, अमेरिका कैसे सुपर पावर बना या चाइना कैसे बन रहा है, आप अपने हित के लिए काम करें, ये सब रास्ते में रहेंगे, क्या उसकी हैसियत है। हम 140 करोड़ देश हैं, वो 8 करोड़ के लोग हैं, क्या पैसा है उनके, तेल के तेल हम अभी एनर्जी में हम बदल रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम तेल की जरूरत ही नहीं होगी हमें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है ना आज के दिन में। तो ये आपका समय तो रहेगा, आप अभी यंग हैं, तो आप लोग ये सब देखिएगा, एंड इंडिया हैज टू इमर्ज आउट लाइक दिस। हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है, मगर आपको आपके कर्म, आपके जो काम करने की शक्ति वैसी होनी चाहिए। वी मस्ट कीप न्यूट्रल इन दिस, और कोई हमें जरूरत नहीं है किसी के साथ, ऐसा नहीं है, हम सब काम, हम ईरान के साथ भी बिजनेस करेंगे, यदि तेल लेना होगा फिर लेंगे उससे। बैलेंस बना के तो चल ही रहा है ना भारत, मतलब ये नहीं है सब जगह हम रशिया से भी बैलेंस बनाते हैं, यूक्रेन से भी बनाते हैं, अमेरिका से भी बनाते हैं। इजराइल जो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, 12 दिनों का युद्ध यहाँ पर हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो भारत के साथ उसके रक्षा सौदे थे, उसकी लॉजिस्टिकली अफेक्ट नहीं करेगी लॉजिस्टिकली इजराइल में? तो भारत को क्या अब कोई दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? अगर हैं तो कौन से ऑप्शंस हैं भारत के पास? हमें क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट आप कहना चाहती है? इजराइल से क्या कॉन्ट्रैक्ट? इजराइल को जरूरत है, इजराइल के साथ हमारा डिफेंस कॉपरेशन है, ऐसा चीज नहीं है कि हम इजराइल के ही ऊपर, भारत खुद बना रहा है। अभी इजराइल हमारे से खरीदना चाहता है, जो हमने अभी एयर डिफेंस सिस्टम रहा है वो हमारे से खरीदना, जो हमारे ब्रह्मोस को लेना चाहता है वो। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम आप इक्वल टर्म में जब करते हैं तो आपका ये नहीं है कि आप ऊपर हैं नीचे हैं, दोनों बराबर साथ में चल। इजराइल हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, वो ईरान ट्रस्टेड पार्टनर नहीं, वो तो आपको धोखा देता है। जब उसके अच्छे समय थे उस समय उसने चाइना के साथ $400 बिलियन का 25 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आप कैसे इसको रियलिटी में जो इसको गेम खेलते हैं, जो डिप्लोमेटिक गेम को पकड़ते हैं, स्ट्रेटेजिक, वो सब चीज़ कर बोलेंगे नहीं इन चीज़ों, बोलना ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम हमारे लोगों को ये समझना चाहिए हमें क्या ईरान से लेना देना है। मगर ईरान से लेना देना ये है कि ठीक है, हमारी पकड़ उतनी ही होनी चाहिए कि हम बोले तो हमें एयर स्पेस दे दे, और ये है भारत की ताकत।
जब हमारी ताकत होती है, हमारे बच्चे फंसते हैं यूक्रेन में, तो हमारी प्लेन जाती है, ऑपरेशन गंगा चला था वहाँ, और हमारे बच्चों को, और उसमें पाकिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी निकाल के, नेपाल के बच्चों को भी निकाल के, तो ये होती है आपकी ताकत कि आपके पास, यदि हम, ठीक है, कोई कहता है कि जब आप ये 4 दिन की लड़ाइयाँ चल रहे थे, सर्जिकल वॉर था, उस समय आप सब खड़े थे, अदरवाइज ये पाकिस्तान, चाइना और टर्की को छोड़ के सब हमारे साथ खड़े थे। अब अमेरिका का क्या रोल है इन सब में? अमेरिका का मतलब हेल्प इसराइल को क्यों चाहिए? मतलब इसराइल ने पहले तो खुद कर लिया, उसके बाद अमेरिका आकर बोलता है कुछ दिन बाद कि भैया हमने यहाँ पर इनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को हमने भी तबाह कर दिया है। तो उससे आपको लगता है कहीं ना कहीं कि भाई वो जली पे नमक छिड़कने का काम कर दिया? वो कह तो रहा है तबाह कर दिया, लेकिन क्या पता अब ईरान और एग्रेसिवली उस चीज को आगे बढ़ाए, अपने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में और कुछ काम करना शुरू कर दे। देखिए रेखा, देर सवेरे तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा, ये आप देख चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन तो उसके पास आ जाए, तो आ जाए तो क्या, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो क्या, हाँ, न्यूक्लियर वेपन को कहता है कि हम अमेरिका के ऊपर मार देंगे, इसराइल को खत्म कर, वो नॉर्थ कोरिया की तरह हो गया, तो फिर हाँ, अमेरिका क्या कर लेगा? क्या कुछ नहीं कर, नॉर्थ क्या, नॉर्थ अभी ऐसा नहीं है, सबको आप मैनेज कर ले, इतनी हिम्मत नहीं है। अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। अभी अमेरिका, उसके 300 एयर बेसेस हैं, उसके मिलिट्री बेसेस हैं, वो कहीं भी मिलिट्री इकोनॉमिकली उसकी अर्थव्यवस्था $31 ट्रिलियन की है, 29 से 31। ईरान की, भारत की $4.1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। पर अमेरिका के भी अपने प्रॉब्लम है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगता है पागल की तरह काम कर रहे हैं, उनकी जो डेट है वो $37 ट्रिलियन की है। ट्रिलियन डॉलर समझती हैं? भारत का जो हमारा पूरी अर्थव्यवस्था $4.1 ट्रिलियन की है, वो $37 ट्रिलियन की केवल उसकी ऋण है, स्टेट ऋण। $1 ट्रिलियन वो देता है, तो बबल है, वो फटना ही है। चाइना राइज कर रहा है, मगर ये भी अब नीचे, ठीक है, ये भी आपकी बबल है। भारत एक आज में उभरता हुआ शक्ति है, और हम पॉडकास्ट ये करते हैं आपके माध्यम से, आपके लोगों तक तो पहुंचे, और भारत की जो है 40 करोड़ जनता जिस दिन इसको समझ गई, इस चीज को अपनी, को कहते थे ना कि दुर्गा को भी अपनी शक्ति का, या जो ये थे आपके कृष्ण ने अर्जुन को अपनी शक्ति का बोध कराया था। शक्ति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप कितनी पावरफुल हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसका ज्ञान जब 140, तो आपको कौन टच कर सकता है? आज के दिन में अमेरिका जाए, कहीं जाए, चाइना कहीं जाए, भारत को इमर्ज आउट करना है। हमारी अपनी, वो कर रहा है, मुझे लगता है कर रहा है, क्योंकि हमारे को अपनी शक्ति का बोध नहीं हुआ। आपको शक्ति का बोध हुआ तो आप पॉडकास्ट कर रही हैं। तो ये है, शक्ति का बोध होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बड़े बड़े हाउसे, रिलायंस, अंबानी यही चलाएंगे, पॉडकास्ट चलाएंगे, फिर अपने तरीके से वो चलाएंगे। एयर डिफेंस की हमने यहाँ पर अभी ये बात की सर, अभी इजराइल की भाई हमसे पूछ रहा है कि आपका एयर डिफेंस, और तो इंडिया की एयर डिफेंस को अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें भी दागी गई थी, तो उस वक्त काफी हमने देखा था कि भैया इंडिया का एयर डिफेंस इज बेटर देन इजराइल। तो कुछ अपग्रेड की जरूरत है, या अभी जिस तरीके का डिफेंस सिस्टम हमारा है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो ठीक है, या उसमें कुछ चेंजेस और करनी चाहिए? देखिए रेखा, मैं 40 साल इस सिचुएशन को देखते हुए, मैं 40 साल फौज में रहा हूँ, और हाईएस्ट लेवल पे काम किया है, जो इन्फेंट्री, जो फाइटिंग आर्म्स है उसके लिए। तो हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम, हम जब बात करते थे 2016-17 में, तो हम इतने डरे होते थे कि हमारी जो एयर डिफेंस की, आप लोग समझ रहे हैं क्या चीज़ होती, हमारी जीरो थी, जीरो, हम जीरो पे कि कुछ था ही नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता था। यहाँ के लोगों को आप ब्यूरोक्रेसी को समझाइएगा, या उनको समझ में नहीं आता कि एयर डिफेंस क्या चीज़ है। तो वहाँ से निकल करके हम आज ये प्रूव किए हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस सिस्टम, जो एग्रेशन आपको आया, जिसमें पूरा, जब इसका चाइना का, अमेरिका का भी उसमें बहुत सारा चीज़ था, पाकिस्तान के पास उसका खुद का, वो हमारे को भेद नहीं पाया। और हम लोग अभी थोड़े दिन पहले बात करते थे आयरन डोम की, जो इजराइल के आयरन डोम है कि उसको कोई नहीं भेज सकता। बात यह है कि आज के इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने प्रूव हुआ है, इसलिए प्रूव हुआ है कि जद्दोजहद हमारी रही। जद्दोजहद में हमारे पास S-400 है, वो रशियन है,
मगर हमारा एक आकाश सिस्टम है, आकाश तीर सिस्टम है, और जो हमारा एयरफोर्स का सिस्टम है वो रशियन है, उसको हम इंटीग्रेट कर पाए। और उस इंटीग्रेट में हमारे नीचे का जो सबसे शोल्डर फायर्ड होता है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का, और बड़ा जो S-400 सब इंटीग्रेटेड है और AI से है, जो कि मेरे ख्याल से इजराइल ने भी कर पाए हैं। इजराइल की भूमि कितनी है, 450 किलोमीटर लंबाई से और तकरीबन 200 किलोमीटर चौड़ा है। वो हमारे, आप ये जहां हम बैठे हैं इससे भी छोटा जगह है। उसके अंदर में उसके 3 थर्ड मिसाइल सिस्टम, जो थर्ड 8 हैं टोटल वर्ल्ड में, उसमें से 3 वहां लगा हुआ है अमेरिका का। उसके अलावा उसके पास एरो मिसाइल सिस्टम, उसके बाद आयरन इन डोम, उसके बाद उसके जितने भी इंटीग्रेटेड है वहां लगे, उसमें पेनिट्रेट। तो ये पेनिट्रेट हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा ढाल बना दिया है कि कोई छेद। भारत को इस पर लगातार काम करना है, और हम काम कर रहे हैं। दुनिया अचंभित है कि हमारे पास पुराने, हमारे जो ये ओसाए के आपने सुना होगा एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत पुराना, टैंकों के ऊपर होता है, वो भी इंटीग्रेट हमने कर दिया है। तो ये जब आपकी प्रोफेशनलिज्म होगा, और इसको बहुत सारे लोग जो सूडो हैं, जिनको कुछ नहीं, जो ज़्यादा नहीं कुछ जानते हैं, वो बैठ करके कुछ वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ करके और सूडो तरीके से, भारत इसको सुनता रहा। भारत के डिफेंस अभी भी वो ज्ञान देना चाहते हैं कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो पढ़ लो जी। आप देखिए बहुत सारे सूडो आपको मिलेंगे, फुटकाट कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला तो एक कैमरा लगा करके अपने को ला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम वो किसी का गेम खेल रहे हैं, चाहे चाइना का गेम खेल रहे हैं या पाकिस्तान का गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान का। वो कहते हैं कि उनके चीफ को अमेरिका बुला लिया ये कि जानने के लिए कि कैसे उन्होंने, आपने मार दिया उनके। तो उनके लिए वही चीज़ है, क्योंकि उनको इससे पैसा मिलेगा। मगर बात यह है कि आप ये मानिए ना, वो हमारे डिप्टी चीफ को बोलते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, और ज्ञान देना चाह रहे हैं। उनकी ज्ञान वेस्ट की 4 मूवी देख करके उससे है, और जिसकी 40 साल 45 साल और जिस तरीके से आया है। तो हमारे जवान बहुत अच्छा है, हम अपने तरीके से, आप उसको देसी तरीका कह लीजिए, जो मारुति होता है ना, मारुति को ही आप पंजाब जाइएगा तो वहाँ पर जो पंप होती है उससे वो गाड़ी बना के चलाते हैं, उसको मारुति कहते हैं, हैंड पंप। तो वो इसको आप जुगाड़, वही चीज जो काम आए वही चीज है। हमारे को चाइना का पूरा सिस्टम टॉप नॉच सिस्टम, अमेरिका का बहुत सारा चीज उसके पास में है, पाकिस्तान के पास में वो, पाकिस्तान का खुद, उसके बाद टर्की का, वो भेद नहीं पाया आप। और जो ये हम करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो सारी फेल है। इजराइल के हमने ऑपरेशंस देखे हैं, तो एक तरीके से असैसिनेशन वहां पर इजराइल करता है टॉप लीडर्स का, या अभी भी ईरान में देख लें तो जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको निशाना बनाया। तो भारत में इस तरीके की टैक्टिक्स यहाँ पर क्यों नहीं अपनाई जाती? लिमिट कौन डिसाइड करता है इस तरीके का, अगर कोई ऑपरेशंस होता है, अगर भारत की बात करें तो? देखिए, इजराइल के मोसाद आपने सुना होगा, मोसाद, इसको शैडो वॉर कहते हैं। इसका बहुत तरह का नाम है, बेसिकली जो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इसको शैडो वॉर कहते हैं। ये मोसाद क्योंकि छोटा देश है, उसके अस्तित्व को ही खत्म। वहाँ पर 1 करोड़ आबादी है, यहूदियों की आबादी 1 करोड़ की है, इजराइल की आबादी 8.7 करोड़ की है। वो या पूरा, कोई कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार ही नहीं है, एक यहूदी इस धरती पर नहीं होना चाहिए। पहले यूरोप कहता था, इसलिए जब जर्मनी से ये लोग आए और जब इनको धरती दी गई 1948 में इजराइल में, वो तो कहते हैं आपको जीने का अधिकार नहीं। मगर जब आपके अस्तित्व का सवाल होता है तो वहाँ के एक एक लोग, एक एक जनता, उसके अंदर में इतनी शक्ति आ गई है कि वो किसी से डिफीट, आप बताइए 9 फ्रंट, इंडिया तो केवल अभी कहते हैं 1 फ्रंट में हम लड़े, अभी हमारे डिप्टी जो कहते हैं कि 3 फ्रंट, मतलब उसमें और भी चाइना भी आ गया था, चाइना का हथियार आया था, चाइना खुद नहीं आया था। और उसके अलावा वो कह रहे थे कुछ टर्की आ गए, उनके चीज़ें आई, कुछ उनके ऑपरेटर आए, यही लड़ाई हम लड़े। वो 8-8 फ्रंट में लड़ रहा है, इतनी छोटी, और दुनिया उसको कुछ भी कहे, क्योंकि हम वेस्टर्न मीडिया के चीज़ों को पढ़ के अपना दिमाग बनाते हैं। तो इजराइल ऐसा देश जो है, उससे भारत को सीखने की चीज़ें हैं। वही अकेला इस तरीके की चीज़ भारत में पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं? आप अभी 29, तो ये वही पे पूछना चाह रही हूँ कि डिसाइड कौन करता है?
तो वो बता के तो करेंगे नहीं, हमसे तो पूछ के करेंगे नहीं, आपसे पूछेंगे। हाँ, तो होती है कि क्या लिमिट होनी चाहिए। 29 लोग मारे गए हाँ, पाकिस्तान के अंदर में, जो हाँ, टॉप, जो हमारे मोस्ट वांटेड थे, हाँ, हाँ, ऐसे तो नहीं मर गए होंगे ना। वो ऐसे तो भगवान ने तो आज तक तो नहीं मारा था उनको। आपने सुना ना, कनाडा में भी कुछ भारत के देश के दुश्मन हैं, तो अब उसको भगवान मार रहा है। हमारी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होगी, मर रहे हैं ना, एलिमिनेट हो रहे हैं। लश्कर ए तोयबा का कि आप 2 मरकज़ की मान मैंने नाम उनको बताई, जो 9 टारगेट 21 टारगेट हमने देखे, तो उसमें 9 टारगेट चुना गया था। तो ये सब चीज चलती है, इसको बोला नहीं जाता, कोई बोलता नहीं। टॉप सीक्रेट है ये टॉप सीक्रेट क्यों बोलना। चलिए। आप अपना काम करना है। हाँ, और ऐसे मिलिट्री डोमेन में कोई चिल्लाता नहीं, इसलिए देखेंगे कि कोई आकर के आपको नहीं बताएगा। लोग चिल्लाते हैं, वो पूछ लेंगे, कूदेंगे कि कितने आपका एयरक्राफ्ट गिर गया, क्या फर्क है। हम काम करके निकलने वाले, हम लोग कहते हैं, हम लोग सक्सेस अंडर योर फीट विद द साइलेंस ऑन योर लिप एंड विद द फ्लैग इन योर हैंड। हम लोग उस तरह की सोच रखते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाएंगे। कर है वो दिख रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ सच्चाई कभी नहीं छुप सकती, आप कितना भी कर लीजिए। इजराइल हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन 12 दिन की लड़ाई में। कोई देश, आपने कुछ कहा था 1200-1300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की दूरी के हैं ये टारगेट, जो आपने सुना ना, जो फर्दो न्यूक्लियर प्लांट की बात करते हैं, 2000 किलोमीटर है। उनकी जो नटाज है, जो उसका स्फान है, ये सब जो न्यूक्लियर टारगेट्स हैं, और उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरे उन्होंने रशिया, चाइना सबसे लिया हुआ। तो अभी फ्यूचर क्या देखता है इन दोनों देशों का कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ये हाँ। चलेगा। देखिए, एक ये बेंचमार्क लेके चलिए, आज नहीं तो कल ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आएगी। मगर न्यूक्लियर पावर आने से ऐसा नहीं होता, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, वो आकर टेररिस्ट मार जाता है आपको। हम चाइना के पास भी आज की डेट में ये सब चलेगा, ऐसे ही चलेगा। अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है, तो उसको कोई अब मतलब अमेरिका मतलब धमकी दे सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, वो वाली बात आ जाती है। ऐसा देखिए, ऐसा है ना, ये भी कहना, देखिए ये कहता था ना कि पाकिस्तान कहता था, पाकिस्तान में तो हम लोग के पास तो बहुत बड़ा उदाहरण है, बार बार मैं उसकी पाकिस्तान से ये बातें आती थी, कोई उसका कोई मिनिस्टर है कि हम 1.25 किलो का हमारे पास बॉम्ब है, हम मार देंगे तो हिंदू मर जाएंगे, मुस्लिम बच जाएंगे। तो ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, न्यूक्लियर रेटरिक है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये दीज आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दीज आर द वेपन ऑफ डेटरेंस। ये आपको केवल दूसरे को, हाँ आप बोली नॉर्थ कोरिया पे कोई हमला नहीं करता है, नॉर्थ कोरिया बिहेव करता है उस तरह से, ठीक है, वो चिल्लाता है कि जो उनके ये कर देंगे वो कर देंगे, वो एक बार करेगा, उसकी एक आदमी नहीं बचेगा। भारत में एक बार जनरल रॉड्रिक्स होते थे हमारे चीफ, तो इसी तरह बातें हुई थी, उन्होंने एक बार कह दिया, गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा था कि यदि पाकिस्तान ऐसे हिमाकत करता है तो उसको, उसका पूरा धरती से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक बार नहीं, 7 बार। भारत के पास इतनी न्यूक्लियर, यह है सच्चाई है। तो और अभी आप देखिए, इजराइल के पास तो जानती हैं हथियार है, अनडिक्लेयर्ड नेशन है। कोई कहता है 80 है, कोई कहता है 400 है। क्यों नहीं उसने मार दिया यहाँ पर? ईरान में मार सकता है ना, उसके पास नहीं है वो बनने की। तो रिस्पॉन्सिबल कोई भी कंट्री रिस्पॉन्स, पाकिस्तान ऐसा रोग स्टेट, वो भी नहीं करता। उसको पता है कि यदि धरती से अपने अस्तित्व को मिटाना है तभी हम ये कर सकेंगे। तो ये इसके ऊपर में, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। इंडिया ने तोड़ा ऑपरेशन सिंदूर में, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, हमने हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री जाकर उन्होंने बता दिया कि ब्लैकमेलिंग ये खत्म हो गई। अब उनका कोई वो ना, हाँ रसीद होता था, ये होता था, उसको जिसको करंट लग जाता था, वो कहता था कि हमारे पास ऐसे बॉम्ब है कि हम आपको मारेंगे, ऐसा मारेंगे। इमरान खान ने बोलते थे, अब नहीं बोलने की हिम्मत। बोलेंगे, आप बोलेंगे तो नूर खान खत्म हो गया। आपने सुना होगा सरगोदा के पास में उनका किराना हिल्स है। तो ऐसे ये बचकानी बातें हैं, बच्चों की बातें हैं, जिनको नहीं पता है वही उछलते हैं। वो तो बोलते हैं धमाका कर देंगे। पाकिस्तान में एक वर्ड होती थी, वो जब कारगिल वॉर के बाद, वो हर एक मंत्री के नाम पे, हर एक बच्चे के नाम पे, आप जाके किसी बच्चे से, मौलवी से पूछे, कट्टर मौलवी से, धमाका कर देंगे भारत। धमाका क्या कर दोगे तुम? धमाका, आपको हिम्मत है धमाका करने की? ऐसे नहीं होता है। वहाँ के भी जो मिलिट्री है वो प्रोफेशनल मिलिट्री है, वो ऐसे नहीं बचकानी मिलिट्री है, वो भी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल लोग नहीं होते, हमारे भी नॉन प्रोफेशनल ऐसे ही चिल्लाते हैं।
वो बैठ जाएंगे, वो अपने को दिखाएंगे कि हमारे पास इतनी नॉलेज है 4 किताब पढ़ के। वो इसके लिए आपको ज़मीन पे पैर पैर और खून, पसीना और खून बहाना पड़ता है इसके नॉलेज के लिए, इसके एक्वायर करने के लिए। इसकी नॉलेज किताबों के पन्नों से नहीं आती, इसको ज़मीन पे और दिन रात इस पे अपने को उसमें अर्पण करनी पड़ती है, तब ये आके आपको जज्बा, ये होश, ये थिंकिंग, और यही थिंकिंग भारत को एक दिन ऊपर लेके जाएगी और ले भी जा रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग बातें अनलिमिटेड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।